बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग का आगाज़ एक बुरी खबर के साथ करेंगे क्योंकि हुकूमत अब ये डिसाइड कर रही है कि आप अपने घर में एक से ज़ायद बिजली का मीटर नहीं रख सकते। मैं हुकूमत के इस फैसले को गलत फैसला कहूंगा क्योंकि अगर लोग बिजली बचाने के लिए और अपने बिल को कंट्रोल करने के लिए एक से ज़ायद मीटर्स लगवाते हैं तो इसमें क्या गलत है। और दूसरी बात यह है कि अक्सर घरों में ज्यादा फैमिलीज होती हैं, 2 3 4 5 तक। तो उन्होंने अपने हिसाब से मीटर डिवाइड किए हुए होते हैं, हर घर का अपना एक अलग से मीटर होता है। तो अगर हुकूमत ये अलाउ नहीं करेगी तो अवाम को बहुत सारी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अलावा असद तूर साहब एक सहाफ़ी हैं, उन्होंने इमरान खान साहब के हवाले से कहा कि मैं तवातर से कह रहा हूं कि इमरान खान जेल से बाहर नहीं आएंगे क्योंकि उनका जेल में रहना इस निज़ाम की ज़मानत है, वरना फार्म 47 की शलवारें जो इस हुकूमत ने पहनी हैं वो इस्टेब्लिशमेंट ना भी खींचो तो इमरान खान बाहर आकर खींच देंगे। असद तूर साहब की इस बात को बिल्कुल मैं वर्त करूंगा। आल्दो कि इन्होंने हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की है, लेकिन ये बात सही है कि इमरान खान साहब को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। बल्कि मैंने तो ये भी कहा कि शायद अब इमरान खान साहब इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि वो शायद अब जेल से रिहा ही नहीं होना चाहते। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ उनके डिफरेंसेस जिस हद तक बढ़ चुके हैं, तो अब बात यहां तक आ गई है कि शायद अब इमरान खान साहब भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान साहब से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि इमरान खान साहब को अब शायद इस बात का पता चल गया है कि मैं बारहा दफा ये मैसेज दे चुका हूं कि मैं मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहता हूं, लेकिन मेरे बार बार प्रपोजल देने के बावजूद कोई भी बंदा मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अब मसला यह है कि जब इमरान खान मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ऊपर और खास तौर पर आर्मी चीफ के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाएंगे, उन्हें चोर, डाकू, कातल, गद्दार, यहिया खान पार्ट 2 कहेंगे, तो फिर मुज़ाकरात का सिलसिला कैसे शुरू होगा। और अब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को एक, बल्कि एक से जायद नए नाम दे दिए हैं। उसको जंगल का बादशाह कह दिया, यजीद, नमरूद और फिरौन कह दिया। तो मेरा ख्याल है कि मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट भी इमरान खान को नहीं छोड़ना चाहती और इमरान खान भी अब शायद ये समझ चुके हैं कि उनकी जो बकिया जिंदगी है वो जेल में ही गुजरेगी। अच्छा, इसके अलावा अंसार अब्बासी साहब ने कहा कि बुशरा बीबी इमरान खान के लिए रेड लाइन है तो इस्टेब्लिशमेंट के लिए फॉल्ट लाइन है। आसिम मुनीर को DGISI के ओहदे से हटाने से रोकने के लिए जनरल बाजवा ने इमरान खान को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो ना माने और आसिम मुनीर को तब्दील करने पर डटे रहे। अच्छा, दरअसल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब का क्लैश काफी सालों से चल रहा है। अगर हम थोड़ा सा माजी में जाएं तो आर्मी चीफ जो इस वक्त फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, इनकी बतौर DGISI तैनाती 2018 में हुई थी और तकरीबन 8 माह गुजरने के बाद ही इमरान खान साहब ने उन्हें इस ओहदे से हटा दिया। आप ये समझ लें कि तकरीबन जून 2019 में उन्हें ओहदे से हटाकर फैज हमीद को DGISI बना दिया गया। अब ये दरअसल बेसिकल इन दोनों के दरमियान एक इख्तलाफ की बड़ी वजह है। अब असल बात यह है कि आखिर इमरान खान साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ इस हद तक क्यों हैं। मसला तब पैदा हुआ जब आर्मी चीफ ने बतौर DGISI बुशरा बीबी के खिलाफ करप्शन के कुछ सबूत इकट्ठे करके इमरान खान साहब के सामने रख दिए, लेकिन इमरान खान साहब अपनी बीवी के खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। तो इसी गुस्से और रंजश की बुनियाद पर उन्होंने DGISI उस वक्त जो आसिम मुनीर थे उन्हें ओहदे से हटा दिया। अब ये इख्तलाफ बढ़ता 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 इस हद तक पहुंच गया है कि अब ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों के दरमियान अब ना तो मुज़ाकरात होंगे और ना ही इनके दरमियान कभी सुलह होगी। अच्छा, सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि कौमों के फैसले सड़कों पर होते हैं, अदालतों में नहीं, इसलिए बिलाकर पाकिस्तान की कौम के फैसले भी सड़कों पर ही होंगे। तो मैं पहले भी काफ़ी कह चुका हूं कि पहली बात तो यह है कि अब यहाँ सलमान अकरम राजा साहब अदालतों के ऊपर एतमाद नहीं कर रहे। उन्हें इस बात का यकीन हो गया है कि शायद हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। चले, ये एक अलग बात है। अगर आप ये समझते हैं कि सड़कों पर निकल के आप अपने मकासद हासिल कर पाएंगे तो ये भी मुमकिन नहीं है। देखें, आप अगर सड़कों पर निकलना चाहते हैं, आप एहतजाज करना चाहते हैं, आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं, आप धरना देना चाहते हैं, तो किस मकसद के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि इससे इमरान खान साहब की रिहाई हो जाएगी तो नहीं होगी। आज आप समझते हैं कि इससे अगर 26वीं आईनी तरमीम वापस हो जाएगी तो वो भी नहीं होगी। अगर आप ये समझते हैं कि इससे आपका छीना हुआ मैंडेट आपको वापस मिल जाएगा तो ये भी नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि आपको मखसूस नशिस्तें वापस मिल जाएंगी तो ये भी नहीं होगा।
अगर आप ये समझते हैं कि इससे आइन और कानून की बालादस्ती हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप ये समझते हैं कि इससे अदलिया की आजादी हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। मैं समझता हूं कि सड़कों पे निकलने का इमरान खान साहब का फैसला दुरुस्त नहीं है। लेकिन चलें, आप ये सोच रहे होंगे कि एहतजाज करना तो हर पार्टी का हक है ना। बिल्कुल ठीक है, आप सड़कों पर निकलें, आप एहतजाज करें, आइन और कानून के दायरे के अंदर रहते हुए आपका राइट है, आपको ये राइट इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन इस एहतजाज से आप जो नतीजा अखज करना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई एहतजाज करने देगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इस वक्त लीडरशिप की बहुत बड़ी कमी मौजूद है। पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में कहां है लीडरशिप? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कैंडिडेट्स हैं या उनके जितने एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनका आवाम के साथ कोई राब्ता ही नहीं है। कोई भी उम्मीदवार या कोई भी एमपीए या एमएनए अवाम की किसी भी खुशी और गमी में शामिल नहीं है। तो जब कोई लीडरशिप नहीं होगी तो अवाम को मोबिलाइज कौन करेगा, बाहर लेकर कौन आएगा? देखिए, सिर्फ इमरान खान की वजह से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। हाँ, अगर इमरान खान साहब जेल से बाहर होते तो वो एक अलग बात थी। अब जिस तरह से वो कहते हैं ना कि सोए हुए बाल का मुंह कोई नहीं चूमता, तो इमरान खान तो जेल के अंदर मौजूद हैं। अब लीडरशिप के बगैर कौन बंदा बाहर निकलेगा? पुलिस के डंडे खाएगा, मार खाएगा, मुकदमात बनाएगा, जेलों में जाएगा। तो मैं समझता हूं कि तहरीक इंसाफ ने ये जो फैसला किया है ना, ये शायद मुनासिब वक्त नहीं है और इससे तहरीक इंसाफ को कुछ फायदा हासिल नहीं होगा। और मेरा ख्याल है कि ये एहतजाज बुरी तरह से नाकाम हो जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा कराची के पोस्ट इलाके डिफेंस में कार से टकराने पर मोटरसाइकिल सवार नौजवान को बहनों की मौजूदगी में सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मरकजी मुलजम सलमान फरूकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुलजम के खिलाफ थाने में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आपको याद होगा कि ये रात तकरीबन 8 सवा 8 बजे का एक वाकया है, जिसकी एक वीडियो भी रिकॉर्ड की गई और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो गई। जब सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो चली है, तो तब पुलिस हरकत में आई और उसने मुलजम को गिरफ्तार कर लिया। सिर्फ मुलजम को गिरफ्तार नहीं किया, गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया, उसके सिक्योरिटी गार्ड को भी गिरफ्तार कर लिया, उसके एक मुलाजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला कुछ इस तरह से हुआ था कि एक नौजवान जो बाइक चला रहा था, उसके पीछे उसकी दो बहनें बैठी हुई थी, तो अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। लेकिन जो गाड़ी का मालिक था सलमान फरूकी, उसने गाड़ी से बाहर निकलकर बड़ी बदतमीजी करना और गालियां देना शुरू कर दी और उस नौजवान को पकड़कर अपनी गाड़ी में डाल दिया और दरवाज़ा बंद करके उसे गालियां निकाली, उसे धमकियां दी, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। और इस दौरान जो उस बंदे की बहनें थी वहां पे मिन्नत तरले करती रहीं और हाथ जोड़ती रहीं और पाँव पड़ती रहीं कि खुदा का वास्ता है हमारी भाई को छोड़ दो। लेकिन इसके बावजूद भी उस मुलजम ने छोड़ा नहीं। तो चलें, ये अच्छी बात है कि इस तरह से कानून को हाथ में नहीं लिया जा सकता। मेरा ख्याल है कि जब ये वकूआ हुआ था और जब इस वकूए की एफआईआर दर्ज हुई थी, पुलिस को उस वक्त ही एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूं कि इस मुलजम ने जो कुछ किया है, इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जिसके अलावा रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब शायद ये मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जंग बंदी के हवाले से मुसलसल कोशिशें की जा रही थी और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इस हवाले से अपना किरदार अदा करने को तैयार थे और उन्होंने रशियन प्रेसिडेंट से फ़ोन पर बात भी की, उसको रिक्वेस्ट भी की और उन्हें समझाया कि ये जंग रुकनी चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने यकीन दहानी कराई कि बहुत जल्द यूक्रेन और रशिया के दरमियान कंप्रोमाइज हो जाएगा और सीज फायर हो जाएगा। इसके अलावा भी दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी था। तकरीबन एक माह पहले भी इन दोनों ममालिक की तुर्की के शहर इस्तंबुल में मुलाकात हुई, मुज़ाकरात हुए, लेकिन मुज़ाकरात कुछ आगे तो नहीं बढ़ सके। लेकिन इसका फ़ायदा कम अज़ कम ये हुआ कि कुछ जंगी कैदियों का तबादला हो गया। अब आज फिर इस हवाले से मुज़ाकरात का दूसरा दौर चलना है, लेकिन मैं समझता हूं कि अब बात जिस हद तक पहुंच चुकी है, मुझे अब सीज फायर होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि कुछ लोग तो ये ख्याल कर रहे हैं कि शायद ये जंग एटमी जंग की शक्ल इख्तियार कर जाएगी। लेकिन चलें, ये एक अलग बात है। मैं फिलहाल ऐसा नहीं समझता, क्योंकि एटमी ताकत का इस्तेमाल उस वक्त किया जाता है जब बात हद से बाहर निकल जाए और आप समझें कि आप बहुत हद तक कमजोर हो चुके हैं और आप इस काबिल नहीं हैं कि आप अपना दिफा कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि शायद एटमी जंग की तरफ तो ये बात नहीं जाएगी, लेकिन यूक्रेन का अब बुरा हाल होगा, क्योंकि यूक्रेन ने जंग के दौरान, देखिए जंग होती है तो हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम दूसरे को नुकसान पहुंचा सकूं। अब यूक्रेन ने एक अटैक किया बड़ा ही भरपूर तरीके से ड्रोन का और रशिया के 40 जहाजों को, जंगी तैयारों को तबाह कर दिया, उनके एयर बेसिस के ऊपर अटैक करके।
और बाद में उसकी वीडियो बना के सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर दी। तो अब इसके रिएक्शन में रशिया यूक्रेन के ऊपर मिसाइल फेंक रहा है, बम फेंक रहा है, और मैं समझता हूं कि अब जो बात थी ना कि शायद कोई सुलह हो जाएगी, कोई कंप्रोमाइज हो जाएगा, तो मुझे अब ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो हाल इस वक्त फलस्तीन का है, शायद अब वो हाल यूक्रेन का भी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अमेरिका में इसराइली यरगमालियों के लिए होने वाली रैली पर हमला हुआ, 8 अफराद इसमें जख्मी हो गए। मामला कुछ इस तरह हुआ कि अमेरिका के अंदर इसराइल की फेवर में, मतलब कि जो कैदी बनाए गए हैं फलस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से, उनकी रिहाई के लिए एक वाक हो रही थी। तो वहां एक 45 साल शख्स ने अटैक किया, पेट्रोल बम उसके ऊपर फेंके, और साथ साथ वो फलस्तीन के हक में नारे भी लगा रहा था। लेकिन चलें, 8 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं, शदीद जख्मी हैं, और जिस बंदे ने हमला किया वो भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। देखिए, इस तरह के वाकयात को अप्रिशिएट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भी तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है ना कि अगर इसराइल फलस्तीन के ऊपर जिस तरह से बमबारी कर रहा है और जिस तरह से फलस्तीन को तबाह बर्बाद करके रख दिया है, मैं समझता हूं कि ये एहतजाज का एक तरीका था। उस बंदे के पास शायद इससे बढ़ के या इससे अच्छा एहतजाज का कोई और तरीका नहीं था। तो मेरा ख्याल है कि सिर्फ किसी एक बंदे को नहीं, पूरी दुनिया को और पूरी दुनिया के हर बंदे को इस जुल्म और जबर के खिलाफ एहतजाज करना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर दफ्तर खारजा पाकिस्तान ने सख्त रद्द अमल देते हुए कहा कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं बल्कि दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। इस हवाले से खबर यह है कि भारतीय क़यादत का बयानिया अमन नहीं, दुश्मनी को तरजीह देने वाला है। भारत का पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का जिम्मेदार ठहराना हकाइक से इनहराफ है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मकबूजा कश्मीर का तनाज़ा के अमन और इस्तेहकाम के लिए बुनियादी खतरा है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात और UNO करारदादों के मुताबिक हल का हामी है, जबकि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज करना खित्ते को बदइतमादी और तसादुम में झोंकने के मुतरादिफ है। देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है वो कश्मीर का मसला है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा, कोई भी मसला हल नहीं होगा। 1947 से लेके ये मुसलसल हम जंग की हालत में हैं, और जब तक कश्मीर के मसले को रिजॉल्व नहीं किया जाता, इस हवाले से कोई नेगोशिएट नहीं किया जाता, या किसी दूसरे मुल्क को दरमियान में ला के कोई टेबल टॉक नहीं की जाती, इसका कोई ना कोई लाहे अमल इख्तियार नहीं किया जाता, ना तो ये जंग रुक सकती है और ना ही दहशतगर्दी की कार्रवाइयां रुक सकती हैं। अच्छा, अब मसला यह है कि कश्मीर का मसला अब हल कैसे होगा। अगर आप ये समझते हैं कि जंग के जरिए से यह मसला हल होगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ना हिंदुस्तान कश्मीर को ले सकता है और ना ही पाकिस्तान जंग के जरिए से कश्मीर को ले सकता है। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होगा कि 1948 में जो करारदाद मंजूर की गई थी कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दिया जाएगा, तो क्या इसके ऊपर अमल होगा? तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर 1948 से लेकर आज तक अमल नहीं हुआ, और ना ही मुस्तकबिल में इसके ऊपर अमल होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब यहां तीसरा सवाल यह पैदा होगा कि चलें फर्ज कर लें कि कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दे दिया जाता है, तो फिर क्या होगा? देखें, अगर कश्मीरियों को हक खुद इरादियत दे दिया गया, तो कश्मीरी कभी भी ना पाकिस्तान के साथ रहना चाहेंगे और ना हिंदुस्तान के साथ रहना चाहेंगे, वो अलग से रहना चाहेंगे। चलें, ना तो उन्हें हक खुद इरादियत दिया जाएगा और ना ही अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अमल होगा, और ना ही ये मसला जंग के जरिए से हल होगा। ये मसला जब भी हल होगा वो टेबल टॉक के जरिए से ही हल होगा, और मैं समझता हूं कि दोनों मुल्कों को चाहिए कि इस हवाले से अपना किरदार अदा करें और पॉजिटिव तरीके से ये सोचें कि हमने इस मसले को हल किस तरीके से करना है। क्योंकि इस मसले को हल किए बगैर ना पानी का मसला हल हो सकता है, ना दहशतगर्दी का मसला हल हो सकता है, ना जंग का मसला हल हो सकता है, ना सीज फायर रह सकता है। तो इस मसले को हल करना हर सूरत में जरूरी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।